ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो एमएसएमई आपके, अगर मैं सीएमए की बात करूं तो सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए ये बेसिकली 5 मार्क्स का जो है आने वाला है। ठीक है, सीएमए इसके लिए कितने नंबर का है? ये 5 मार्क्स का जो है वो आने वाला है। 5% जो है कवर करता है। सो डेफिनेटली आपको इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। सो आज का सेशन में अपने एमएसएमई को पूरा करेंगे, एक एक चीज अच्छे से समझ देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की। और इसका जो एक्ट है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 के अंदर बना था। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है। पहली इंडस्ट्रीज बोली जाए तो लार्ज इंडस्ट्रीज, दूसरा बोला जाए तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। अगर लार्ज इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर बेसिकली कौन होता है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करूं तो कहां क्या एप्लीकेबल हो जाता है, एमएसएमईडी एक्ट 2006 एप्लीकेबल हो जाता है, जो सिलेबस में अपने देखने वाले हैं। इसमें दो प्रकार की अथॉरिटीज होती है। बेसिकली अगर अथॉरिटीज की मैं बात करूं तो इनका काम क्या होता है, टू परफॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। बेसिकली अगर बात की जाए कि एमएसएमई का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव से एमएसएमई को बनाया जाता है और क्या कारण है एमएसएमई को बनाने का, तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा कारण है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का बेनिफिट देखना, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं, जो कंपटीशन को एनहांस करना, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की स्किल डेवलप करना। ठीक है, कंपटीशन को एनहांस करना। ठीक है, एक तरीके से कोई भी अगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करना, मार्केटिंग असिस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करना, एक तरीके से स्ट्रेंथन करना बैकवर्ड एरियाज को। किसको करना, स्ट्रेंथन करना, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है उन सबको क्या देना, स्ट्रेंथ देना, कि ताकि अगर उनके पास स्मॉल कैपिटल भी है तो भी वो लॉ के अंतर्गत रहते हुए क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उन सब के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या की गई है, बनाई गई है। क्या आपको चीज समझ में आई अच्छे से? ठीक है, बेसिकली जो डेवलपमेंट की बात है, हम क्या करना चाहते हैं एमएसएमई से, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और डेवलपमेंट ही हमारा क्या है, मेन मोटो है, कि छोटे स्मॉल ट्रेडर्स भी क्या कर सके, अपने डेवलपमेंट कर सके। क्या आपको चीज समझ में आ गई अच्छे से? इसके अंदर जो अथॉरिटीज होती है वो कौन कौन होती है, तो सबसे पहले अगर मैं अथॉरिटीज की बात करूं तो अथॉरिटीज यहाँ पर दो हैं, एक है नेशनल बोर्ड और एक है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी डिफाइन कहां पे है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर। अगर इन दोनों अथॉरिटीज की बात करें तो दोनों अथॉरिटीज को बनाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट आगे आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बनाया इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी कमेटी की, तो अपने इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे कि ये दोनों बनी कैसे और कैसे इनका काम होता है, कितने कितने लोग इसके अंदर होते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी अमेंडमेंट के साथ अपने आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होता है। देखिए, कोई भी मैटर जब नेशनल बोर्ड के पास आता है ना, तो वो अपना मैटर कहां रेफर कर देते हैं, एडवाइजरी बोर्ड के पास रेफर कर देते हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड एग्जामिन करती है मैटर जो बोर्ड ने उनको क्या किया है, रेफर किया है। फिर उनका दूसरा काम क्या है कि एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर के ऊपर, चाहे वो प्रमोशन रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो कंपटीशन के रिलेटेड मैटर हो, कैसे एनहांस करना है, इस सब मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना, एडवाइस करना। किसी प्रकार का फैसिलिटेटर काउंसिल को बनाना, फैसिलिटेट काउंसिल के बारे में अपने आगे देखने वाले हैं। इन सब के कंपोजिशन के बारे में जो डिस्कस करना है वो कौन किससे करती है, स्टेट गवर्नमेंट से बात की जाती है। और भी कई ऐसे मैटर होते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करने का काम कौन करेगी, एडवाइजरी कमेटी करेगी। ठीक है, क्या आपको चीज समझ में आई? अगली बात अगर करें कि इस पूरे काम में इंडस्ट्रीज कितने टाइप में क्लासिफाइड है। बेसिकली यहां पर दो प्रकार से क्लासिफाई होती है। पहला जो वर्जन था उसको अपने क्या बोलते थे, एक तो होता था मैन्युफैक्चरिंग और एक होता था सर्विसिंग, कि या तो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगा या फिर वो सर्विसिंग के अंदर होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने किया मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज से, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बदलते बदलते इन्होंने दोनों को सेम ही कर दिया, चाहे वो सर्विसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई सर्विसिंग हो। ठीक है, तो अब इन दोनों का कन्वर्जन होकर क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी व्यक्ति अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस है, और ये अमेंडमेंट कब है, 1 अप्रैल 2025 की, यानी इसी मंथ से लागू हुई है। हालांकि आपके मॉड्यूल के अंदर जो 1 जुलाई वाली अमेंडमेंट है, 1 जुलाई 2020 वाली अमेंडमेंट है, वही लिखी हुई है,
अपने उसकी भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है आप इसी के साथ क्या करना, आगे जाना। चलिए, जो व्यक्ति दिसंबर के लिए है उन सब के लिए तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जो जुलाई के लिए, जून के लिए है, उनके लिए मैं बता देता हूं वो पॉइंट और, ठीक है। चलिए, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक है या फिर जिसका टर्नओवर कितना है 10 करोड़ तक है, उनको क्या बोलेंगे, अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलेंगे, ठीक है। बीच में जो वर्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंड यूज हो रहा है, ठीक है। बीच में क्या यूज हो रहा है, एंड। अगर किसी स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो टर्नओवर है वो कितना हो रहा है, एक सेकेंड, किसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 25 करोड़ है, और किसी का टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ है, इस इतने तक है, तो उनको अपने क्या बोलेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेस। वहीं पे 125 करोड़ और 500 करोड़ की रेंज में अगर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, अपने मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ओल्ड की, तो ओल्ड के अंदर क्या था वो मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ओल्ड की। तो ओल्ड के अंदर यहां पे था 1 CR, यहां पे था 5 CR, ठीक है। ओल्ड में जो जून वाले बच्चे उनकी बात कर रहा हूं, यहां पे था 10 करोड़ और यहां पे था 50 करोड़, अप टू 50 करोड़, अप टू ये, यहां पे था 50 करोड़ और यहां पे था 250 करोड़। अप टू चलेगा, और ये ओल्ड है, अप टू, बीच में एंड है, अप टू, बीच में एंड है, अप टू, बीच में एंड। क्लियर होगी बात। तो यहां पर ये जो प्रोविजन है वो इस तरीके से क्या किया गया है, सब में बाइफिकेट कर दिया गया है ओल्ड वर्जन के अंदर। लेकिन न्यू क्या है मैंने आपको बता दिया है लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ। यहां पे जो टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, टर्नओवर के अंदर जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या होगा, हमेशा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, ठीक है। वो टर्नओवर से कैलकुलेशन में कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कुछ ओब्लिगेशंस की, कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसका इस सेक्टर में ओब्लिगेशन क्या है। ओब्लिगेशन ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और या फिर वो मीडियम एंटरप्राइजेस सर्विस सेक्टर में, तब तो उसको मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा खुद की मर्जी से अथॉरिटीज को। लेकिन अगर वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर के अंदर है और फर्स्ट शेड्यूल का कोई भी काम कर रहा है आईडीआरए के अंदर, तो वो मैंडेटरी है उस व्यक्ति को क्या करना है, अथॉरिटी को जमा करवाना पड़ेगा मेमोरेंडम, ठीक है। यानी वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इन सब की डिटेल उसे मैंडेटरीली बतानी ही पड़ेगी, जो भी अथॉरिटी वहां पर होगी। स्पेसिफिकली एडवाइजरी जो नेशनल बोर्ड है उनकी बात हो रही है यहाँ पर अथॉरिटी में, ठीक है। उनको क्या करना पड़ेगा, इनको इंटीमेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डिले पेमेंट्स के केस में क्या होता है अंडर सेक्शन 15, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है और यहां से क्वेश्चन बनते भी हैं, दैट्स व्हाई आई कवर इट। तो मान लीजिए कोई भी सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज का एमएसएमई के अंदर। अब बात होती है कि इसने कोई भी सप्लाई किया बायर को, ठीक है, और बायर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब बात रहती है कि पेमेंट कैसे होगी, जो भी एग्री डेट होगी उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी सप्लायर गुड्स का, अगर बायर कौन है यहाँ पर, एमएसएमई भी हो सकता है, ठीक है। इनको क्या करनी पड़ रही है, पेमेंट करनी पड़ रही है। अगर कुछ भी फिक्स नहीं है तो पेमेंट मैक्सिमम 45 डेज में हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 45 डेज में हो जानी चाहिए। अगर अपने सप्लायर है तो अपनों को रिसीव कितने टाइम दिन में हो जाना चाहिए, 45 डेज में रिसीव हो जानी चाहिए। तो जो भी टाइम पीरियड रहेगा 45 डेज से ज्यादा नहीं रहेगा। 45 डेज ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस या फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस, 45 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। डेज ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जिस दिन ये दोनों काम होते हैं, जिस दिन हमने गुड्स को डिलीवर किया या जिस दिन हमने सर्विसेज को रेंडर किया, बट बायर के पास भी राइट होता है कि वो 15 दिन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन अगर उसे उठाना है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, ठीक है। अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो जिस दिन वो ऑब्जेक्शन रिमूव होगा उस दिन से हम क्या मान लेंगे, डे ऑफ एक्सेप्टेंस मान लेंगे, जिस दिन वो ऑब्जेक्शन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर उसने 15 दिन में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया
तो क्या करेंगे, तो उस केस में डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेंगे उसी दिन से जिस दिन से 15 दिन पूरे हो जाते हैं। क्या आपको चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये है बेसिकली फंडा कि कोई भी व्यक्ति अगर सप्लाई करता है तो सप्लाई करने के बाद जो बायर है उसको कितने टाइम में पेमेंट करनी पड़ेगी, कितने टाइम में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, हम इसकी बात यहां पर कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं कि जो भी बायर है अगर वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में तो उसको इंटरेस्ट जो है वो बैंक रेट का 3 टाइम्स इंटरेस्ट रेट उसको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अगर कोई भी मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया फॉर द सेटलमेंट, तो सेटलमेंट के लिए इन्होंने एक फैसिलिटेट काउंसिल जो है एस्टेब्लिश कर रखी है। बेसिकली फैसिलिटेट काउंसिल के लिए कौन रिकमेंड करता है इनको, एडवाइजरी बोर्ड। अपनों ने देखा था ऊपर, एडवाइजरी बोर्ड ही बोलेगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक फैसिलिटेट काउंसिल बनाइए। फैसिलिटेट काउंसिल के अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 5 मेंबर हो सकते हैं। जो भी रिजोल्यूशन होगा, जो भी मैटर होगा, उसको 90 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। और जो भी अपील की जाएगी वो कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है, लेकिन 75% ऑफ द अमाउंट उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर अमाउंट क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा कोर्ट में। अगर 75% डिपॉजिट कर देता है तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तब उस केस में क्या हो जाएगी, अपील उसको अलाउड हो जाएगी। क्या आपको चीज में आई अच्छे से? तो छोटा सा ही एक्ट है बेसिकली, यहां तक ही हमारा जो एक्ट है वो कवर पूरा हो जाता है। अब अपने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर नेशनल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन देखना है तो एक मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए मिनिस्ट्री का, जो कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन की इक्विवेलेंट हो और वो क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होना चाहिए जो क्या बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा। एक 6 ऐसे स्टेट मिनिस्टर होने चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होने चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए यूनियन टेरिटरी से और एक सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि आईएएस ऑफिसर होता है। 4 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए, एक होना चाहिए कॉमर्स से, एक फाइनेंस से, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से और एक लेबर प्लानिंग से। सिमिलरली एक चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक, ठीक है, जो कि आरबीआई द्वारा कोई स्पेशल शेड्यूल बैंक होता है। चेयरमैन होना चाहिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का। एक आरबीआई का ऑफिसर होना चाहिए जो कि अच्छी खासी पोजीशन से क्या हो, ईडी हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, इससे कम कोई रैंक नहीं चलेगा। 20 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए एसोसिएशन के जो कि रिप्रेजेंट करे एसोसिएशन को, जो कि क्या करें, इसको रिप्रेजेंट करे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसमें से 3 ऐसे होने चाहिए, 3 विमेन्स होनी चाहिए एमएसएमई के लिए और 3 माइक्रो से होने चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, एस्टेब्लिशमेंट करे। 2 ऐसे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के बंदे होने चाहिए और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है किसको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। ठीक है, जो क्या होगा, मेंबर ऑफ बोर्ड भी होगा, जो क्या होगा, मेंबर ऑफ बोर्ड भी होगा। क्या आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर मैं बात करूं एडवाइजरी कमेटी की तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं एडवाइजरी कमेटी की तो एक सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैक्सिमम 5 ऑफिसर हो सकते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट होंगे एमएसएमई में। मैक्सिमम 3 ऑफिसर हो सकते हैं किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, एक ऑफिसर ऐसा होगा जो एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई का, एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई का बंदा होगा। एक होगा मेंबर सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड। तो यहां पर टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 11। ठीक है, और ठीक है, तो 11 व्यक्ति यहां पर क्या होने चाहिए, एडवाइजरी कमेटी में होने चाहिए। अदर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो एमएसएमई को स्मूथ फंक्शनिंग कराने के लिए कई ऐसी चीजें एक्सेप्ट की गई है, कई ऐसी चीजें बनाई गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप प्लीज इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों की तरफ भेजिए ताकि उनको भी बहुत ही शॉर्ट के अंदर सारा का सारा रिवीजन करने का मौका मिल जाए। ठीक है, चलिए, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इन्होंने चलाया है, जो कि एक चैंपियन कंट्रोल रूम के अंदर है। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जाकर वो क्या कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मॉड्यूल को कवर किया है, तो 2-4 पेज हैं वो अपने क्या कर लेते हैं, फटाफट कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल और रिहाइबिलिटेशन ऑफ द एमएसएमई। ठीक है, कोई भी रिस्पेक्टिव बैंक जो कि विच हैव एक्सटेंडेड लोन, जिन्होंने लोन दिया है एमएसएमई को, रिवाइव कर सकते हैं रीपेमेंट शेड्यूल को
और बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया बैंक के पास एक कमेटी होनी चाहिए, जो कमेटी ये फॉरवर्ड देखेगी कि एमएसएमई को करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, एमएसएमई के लिए करेक्टिव एक्शन क्या लेना है। जो भी रिस्ट्रिक्टिंग होगी शैल मॉनिटर द डेट रिस्ट्रक्चरिंग सेल ऑन द पर्टिकुलर बैंक। इस तारीख को इसकी चीज नोटिफाई हुई, वो क्या की जाएगी, उनको नोटिफाई किया जाएगा। सो नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्या आप इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं? मैं तो नहीं समझता कि इसके अंदर से कोई सवाल आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, डिले इन पेमेंट ऑफ टू एमएसएमई। अगर एमएसएमई समाधान डिले पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा पोर्टल बनाया है जो डीसी एमएसएमई ने बनाया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां पे वो फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिले पेमेंट। ये जो पोर्टल है एक ऐसा डैशबोर्ड है जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पेंडिंग अमाउंट ऑफ एमएसएमई। ठीक है, चाहे विद इंडिविजुअल हो, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट, सबके साथ वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। सीईओ ऑफ पीएससी जो है, वो जो सेक्रेटरी है कंसर्न मिनिस्ट्री, विल एबल टू मॉनिटर, सभी इस चीज को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जो मिनिस्ट्री होगी एमएसएमई की, वो इनिशिएट करती है फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द सप्लायर एमएसएमई। जो सप्लायर एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या करती है, इनिशिएट करती है फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय सप्लायर एमएसएमई अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि जिसने खरीदा है वो, और सप्लायर अगर एमएसएमई यूनिट है तो बायर के खिलाफ जो भी एप्लीकेशन है वो फाइल करने में मदद करती है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस इन द स्टेट, रिव्यू करेगी इस एप्लीकेशन को फैसिलिटेट काउंसिल एमएसएमई। एमएसई फैसिलिटेट काउंसिल जो होती है वो इस एक्शन को लेगी, कंसर्न्ड व्यक्ति से कांटेक्ट करेगी, प्रोएक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे और हेल्प होगी एमएसएमई की कि वो ऑनलाइन रजिस्टर कंप्लेंट करे अगर उसको पेमेंट नहीं मिली है तो। पेमेंट जो होनी चाहिए वो 45 डेज और मोर के अंदर जितनी भी कंपनीज होगी वो सप्लाई करेगी गुड्स, और पेमेंट जो है ड्यू कितने दिन के लिए होनी चाहिए, 45 डेज के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड। इसके बारे में अपने डिस्कस कर ही लिया। शेल सबमिट हाफ ईयरली टू एमसीए, हाफ ईयरली उनको क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ती है। प्रोसीजर क्या रहेगा सेक्शन 11 के अंदर, जो भी एक्ट प्रोवाइडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट शेल इशू द प्रेफरेंस पॉलिसी नोटिफिकेशन फॉर एमएसएमई इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी एक प्रेफरेंस पॉलिसी नोटिफिकेशन उन सभी एमएसएमई को जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, इशू 2012 में हुआ था। सो ये जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर द रिजर्वेशन ऑफ एमएसएमई ओनली एंड सो ऑन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया सेक्शन 12 के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए एमएसएमई फंड यूटिलाइजेशन एक्सक्लूसिवली, जिसका मतलब क्या होता है, एमएसएमई स्कीम जो है ईज ऑफ डूइंग क्लोजर ऑफ द बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस टू दीज एंटरप्राइजेस आर सम ऑफ द अदर फर्दर एमएसएमई एक्ट। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। एमएसएमई फैसिलिटेट सेंटर सेक्शन 18 के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होगा इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, इसका रोल क्या रहता है, रोल ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1955 के अंदर ये बनी थी। बेसिकली इसका रोल रहता है कि फोस्टर द ग्रोथ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर द कमर्शियल बेसिस, माइक्रो एंटरप्राइजेस को ग्रो करना, लाइक रॉ मटेरियल या फिर क्रेडिट रेटिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्रैक्टिस, इन सब के अंदर ग्रो करना। 9 जोनल ऑफिसेज हैं, 39 ब्रांचेस हैं और 12 इसके अंदर सब ऑफिस हैं, 5 टेक्निकल सेंटर्स हैं, 3 टेक्निकल एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, 2 सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं, 23 ये सब हैं। तो ये सब ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम पर सेक्टर से लगता तो नहीं कि आ सकता है ये। ठीक है, डिजिटल एमएसएमई स्कीम के अंदर क्या बोला जाता है कि इन्होंने एक आईसीटी लॉन्च किया है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऐसा टूल है एप्लीकेशन देना। ए सर्विसेज इज अवेलेबल टू एमएसएमई वेरियस सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि ईआरपी, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, जीएसटी के लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस इंक्लूडिंग जीएसटी, ये सब क्या करते हैं, इसके लिए काम करते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इस स्कीम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है कोविड-19 क्राइसिस के कारण 100% गारंटी कवरेज टू द बैंक, कि बैंक से अगर कोई लोन लिया गया है तो इमरजेंसी के अंदर कोई बिजनेस अगर लोन लेता है तो एक प्रकार की गारंटी देती है कि हम पैसा दे देंगे, और ये जो एक्सटेंड कर दिया गया था 2022 तक, सो नॉट सो रिलेवेंट। ठीक है, 100% गारंटी कवरेज के अंदर क्या किया गया था कि 9.25% फॉर द बैंक इंटरेस्ट रेट कैप कर दिया गया था फॉर बैंक्स के लिए और 14% एनबीएफसी के लिए। मैक्सिमम टेन्योर 4 ईयर किया गया था कि 4 साल के लिए ये चीज रहेगा। मोरिटोरियम पीरियड लग गया था 12 मंथ। मोरिटोरियम का मतलब कोई भी केस नहीं होगा, कोई दूसरा व्यक्ति केस नहीं कर सकता उसके ऊपर, उसको बोलते हैं मोरिटोरियम, हर केस से आजादी मिल जाना। जो
सिडबी बैंक है, ठीक है, सिडबी बैंक एमएसएमई यानी कि इन्होंने सिक्योर किया बिजनेस लोन फॉर एमएसएमई सिडबी। ये सिडबी एक प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने एमएसएमई को प्रमोट किया और साथ ही साथ सिक्योर्ड बिजनेस लोन की भी यहाँ पर बात की गई, ठीक है। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम क्वांटम जो रहेगा ओपन लोन के लिए स्कीम के अंदर अप टू 10 करोड़ जो भी एलिजिबल एमएसएमई यूनिट है, और मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर रहेगा 10 साल के लिए, और जो कि मॉरिटोरियम पीरियड को भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी जो आया, जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बताता है। बेसिकली ये जो स्कीम है प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज रूरल एंड अर्बन एरिया। रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहती है मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन सेक्टर की, बेसिकली IDRA जो रेगुलर एक्ट है ये 1951, इसके अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है द आइटम मैन्युफैक्चर इन स्मॉल इंडस्ट्री एंड गिवन स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन टू द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। इस पॉलिसी के दो ही ऑब्जेक्टिव थे, पहला कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना स्मॉल सेक्टर के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और इजी लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, ये इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। फिर स्पेशल कंसिडरेशन हुआ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के ऊपर, जिसके अंदर ये बोला गया कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज एसोसिएशन को, रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एमएसएमई को, ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम ग्रोथ कर सके, किसकी, फ्यूजन कर सके, अपग्रेड कर सके, किसको, एमएसएमई को। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए गए बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट द्वारा, ठीक है। रिसेंटली जो रिलीफ दी गई है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सो डेफिनेटली इसको ध्यान से सुनिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि एक फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज फॉर द लास्ट बजट, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए। पहला, 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी बिजनेसेस को दी गई। उसके बाद जिनका ऑब्जेक्टिव था बिजनेस को रिलीफ देना और वर्किंग कैपिटल को 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन कंसेशनल रेट के ऊपर क्या दिए जाएंगे, 20% वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एडिशनली आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के लिए। 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट स्ट्रेस एमएसएमई को सब क्या किया गया, रिलीज किया गया, मतलब उनका जो डेट है माफ किया गया, और साथ में प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ फॉर 2 लाख एमएसएमई जो एनपीए के कारण स्ट्रेस थे, उनको प्रोविजंस बनाए गए उनके लिए, जिससे उनको 4,000 करोड़ रुपए का क्या मिला, गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया। साथ ही साथ बैंक जो है वो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द सबऑर्डिनेट डेट प्रमोटर एमएसएमई इक्विवेलेंट टू 15% ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। बैंक ने एक्सपेक्ट किया था कि जो सबऑर्डिनेट डेट है जो एमएसएमई के पास है वो 15% तक है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम 75 लाख तक की क्या मिली, उनको छूट मिली हर यूनिट सब्जेक्ट के ऊपर, और 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्लुएंस जो है एमएसएमई फंड को दिया गया फंड ऑफ फंड्स के मामले में, ठीक है। फंड्स ऑफ फंड का जो कॉर्पस था वो 10,000 करोड़ बताया गया, और साथ ही साथ जो फंड ऑफ फंड्स है शेल बी ऑपरेटेड थ्रू मदर्स एंड फ्यू डॉटर फंड्स। ये एक्सपेक्ट किया गया कि इसकी जो लिवरेज रेशियो 1:4 है, और साथ ही साथ एफओएफ ने मोबिलाइज किया इक्विटी 50,000 करोड़ रुपीस तक। तो बेसिकली यहां पर आपको जो भी पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। अगर जितने भी पॉइंट्स आपसे रिमेंबर हो सके इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। और याद करने के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 5% का पक्का ही आने वाला है, और आप इसको जब याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं लो सब्जेक्ट में भी। तो अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि एक ही टॉपिक के अंदर एक ही टाइम पीरियड के अंदर हमने पूरा एमएसएमई का क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप न्यू भी हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो बार फिर से देखिए इस चीज को, ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से फिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आपको नहीं जाना है, एंड जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बोलूं कि अपने कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको आते हैं कि नहीं आते। पहला, एनएसआईसी स्टैंड फॉर नेशनल स्मॉल सोशल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल इंडस्ट्री, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 55 करोड़ की और टर्नओवर होता है 300 करोड़ का, तो क्लासिफाइड 55 करोड़ का कोई ऐसा वैल्यूएशन थी नहीं, ठीक है। हमारी कितने करोड़ की थी, 55 करोड़ की वैल्यूएशन नहीं थी, और 300 करोड़ वाली भी कोई वैल्यूएशन नहीं थी, तो आंसर क्या आएगा इसका, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल कैलकुलेटिंग द एसेट फॉर ascertaining the classification the value of which exclude what, land,
एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये दोनों क्या होंगे, वैल्यू ऑफ एसेट से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। लास्ट थिंग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट असर्टेनिंग क्लासिफिकेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूड क्या किए जाएंगे, एक्सपोर्ट्स क्या किए जाएंगे, एक्सपोर्ट को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ असेट को जानने के लिए क्या करेंगे, अपने लैंड, फर्नीचर, फिटिंग्स, एक्सपोर्ट्स, इन सबको क्या कर दिया जाता है बच्चा, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, so this is all about for the today's session. Let's check the answer. DDD